हाय एवरीवन। इस वन शॉट का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। स्टार्ट करते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर से। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर्म्ड बाय टाइट जंक्शंस बिटवीन adjacent Sertoli cells near the base of seminiferous tubules। कि जैसे कि ब्लड टेस्टिस बैरियर, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वैसे ब्लड टेस्टिस बैरियर भी प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकली नेचुरली ये बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इस बैरियर को बनाने में रोल कौन से जंक्शंस का होता है? 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं, राइट? टाइट, एडहेरिंग, गैप। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन से जंक्शंस थे? ऐसे जंक्शंस जो लीकेज को प्रिवेंट करते हैं सब्सटेंस के। तो हमें दो कंपार्टमेंट्स को मिक्स नहीं होने देना बेसिकली, तो टाइट जंक्शंस लगाने पड़ेंगे। ये रहे सर्टोली सेल्स, ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स, क्योंकि इनको खाना सर्व करने, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया इनको सर्टोली सेल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दो सर्टोली सेल्स के बीच में होगा ये नियर द बेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। एज यू कैन सी हियर, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ से डिवीजन हुआ हुआ, यहाँ पर इस साइड पर तो सर्टोली सेल्स लगे हुए हैं और नीचे कैपिलरी है, तो नीचे ब्लड फ्लो कर रहा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, ठीक है। उसके आसपास टेस्टिस का वाला ब्लड है सप्लाई जो है थ्रू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और बीच में यहाँ पर सेल्स हैं, तो दोनों के बीच में बैरियर है, मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली बेस के लेवल पर, एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, किस लेवल्स पर डिवाइडेड है? 2 कंपार्टमेंट्स में। ऐसा मैं बोल सकता हूँ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है वो बेसल कंपार्टमेंट है, जो ल्यूमन की तरफ है एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, इट इज़ एपेक्स। ठीक है, ये हो गया एपेक्स, ये हो गया बेस, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर है। तो बेसिकली कैसे बना है ये? टाइट जंक्शन की वजह से। जैसे दो एडजेसेंट आपस में सर्टोली सेल्स जुड़े हैं, इनके बीच में यहाँ पर टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है। ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसका? टाइट जंक्शंस, इनका नाम जोनिला ऑक्लूडेंस है दूसरा, क्योंकि ग्रीक नेम इनका जोनिला ऑक्लूडेंस है। इसके अलावा और कौन से जंक्शंस होते हैं? टाइट जंक्शंस के अलावा एडहेरिंग जंक्शंस होती हैं। जोनिला एडहेरेंस, एडहेर करने का, चिपकाने का काम करती हैं। जो गैप जंक्शंस, जहाँ पर गैप है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो सर्टोली सेल्स में टाइट जंक्शंस है, टाइट जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये वाली जंक्शंस भी होती हैं, टाइट जंक्शंस को जो हेल्प कर रही है बेसिकली। तो पूरा इनसे मिलके जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्योंकि ये कहाँ पर है? बिटवीन लेटरल मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सर्टोली सेल्स, ठीक है। 2 सर्टोली सेल्स थे, उनके बीच में लेटरली मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। और कहाँ ये प्रेजेंट है? नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द बैरियर, ठीक है। यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बीच में भी टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरी और ये अंदर वाले ल्यूमिनल एपिकल पार्ट को, एडल्यूमिनल पार्ट को डिवाइड कर रही हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो क्रॉस सेक्शन देखा हमने, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका पर्पस क्या है? जो डेवलपिंग जर्म सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया हैं, जो भी धीरे धीरे मैच्योरेशन अंडरगो कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह में कन्वर्ट होके, उनको हार्मफुल एजेंट्स बैक्टीरिया ब्लड के साथ साथ हो सकता है कोई माइक्रोब खतरनाक आ जाए, उससे प्रोटेक्ट कर रही हैं। और क्या कर रही हैं?
उनको एक स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर किया जा रहा है ताकि कोई भी सब्सटेंस उससे मिक्स ना हो, टाइटली इसको जोड़ा जाए, टाइट जंक्शन फॉर्म हो जाए। तो इम्यून सिस्टम का रोल एक तो हो गया। इससे क्या होता है, इंश्योर की फर्टिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि अंदर का टेम्परेचर सही से मेंटेन होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स सही से उनको प्रोवाइड होना चाहिए, डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को ढंग से उनका मैच्योरेशन ताकि हो पाए। अगर इमेच्योर रह गए तो ना इनफर्टिलिटी वाला इशू आ जाएगा। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हो गया, मिक्सिंग प्रिवेंट होगी ब्लड बॉर्न सब्सटेंसेस की, ब्लड से आई गई सब्सटेंसेस की, जैसे एंटीबॉडीज भी इसको पास नहीं कर पाती बैरियर को। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर में भी एंटीबॉडीज पास नहीं कर पा रही थी, यहाँ पर भी सेम है। तो अंदर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन की हाई कॉन्सेंट्रेशन एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में मेंटेन हो जाती है, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। के जंक्शंस, ये टाइट जंक्शन दिखाई हुई है, ये दो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स हैं, बीच में टाइट जंक्शन, इनको एडहेयर करने वाली, आपस में दो सेल्स को चिपकाए रखने वाली एडहेरिंग जंक्शन, जहां पर गैप है उसको पूरा करने वाली गैप जंक्शन भी है। सो दैट्स ऑल फॉर इट। अब आ जाते हैं हम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के फंक्शंस पे। हमने देखा टेस्टोस्टेरॉन कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल मेंटेन किए जा रहे थे, कंसंट्रेशन, विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस, उसमें भी रोल है। मेजर एक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। अब हम एनाटॉमिकली ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले ब्रेन पर आ जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर जो लिबिडो होती है उसको कंट्रोल करता है, वेलबींग को कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरॉन मेंटली। लैरिंग्स में देखें तो वॉइस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स वो कर रहे हैं, डीप वॉइस डेवलप कर रहे हैं। मसल मास हमें पता है मेल्स का कंपैरेटिवली अज्यूम किया जाता है ज़्यादा है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रीडिंग्स है ना। स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑब्वियसली फिर इसकी वजह से। बोन्स की लीनियर ग्रोथ करवा रहे हैं, बोन तो हाइट बढ़वाने में और बोन की डेंसिटी को, बोन मास को इंक्रीज करवाने में रोल है। तो बोन्स की लीनियर ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो ये वाली होती है जिससे डायामीटर बढ़ता है। हमें लीनियर ग्रोथ करवानी है लेंथ बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए। अब स्किन में से ऑयल सीबम का रिलीज करवाएगा, ये एक्सेस ऑयल रिलीज हो जाएगा। बियर्ड ग्रोथ से और बॉडी हेयर की ग्रोथ विच इज ऑल्सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना। अब ये एरो थोड़ी ऊपर आएगी है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करना ऑब्वियसली। और एसेसरी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी सेक्रेशंस को मेंटेन करना, विच इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन, आई मीन द सीमन। बायोकेमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं, तो उसमें ये भी लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन बनता है। तो सोर्स हो गया कोलेस्ट्रॉल, तभी से हम बोलते हैं कि ये स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है। तो बनता कैसे है, लेडिक सेल्स इसका फॉर्मेशन करेंगे। जो टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ना, लेडिक सेल्स, वो टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये फॉर्मेशन का स्टेप दो जगह पर होगा बेसिकली, पहले माइटोकॉन्ड्रिया में, देन बचा हुआ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को लेडिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ले आया जाता है। कौन लेके आ रहा है ये, ट्रांसपोर्ट बेसिकली, या तो ये ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को लेडिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया तक ला रहे हैं, जिससे कि उस कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा, अब यहाँ पर
ठीक है, वहाँ पर अब ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, हमें पता है। ठीक है, देयर इज SER प्रेजेंट। सो SER में टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन होगा। अब टारगेट ऑर्गन तक चला जाएगा थ्रू ब्लड, जहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसको रेगुलेटरी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। HPG एक्सेस, कि ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत बेसिक है, NCERT के लेवल से भी आपको याद होगा। जब हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाने हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं, GnRH का लेवल बढ़ रहा है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH निकलता है और FSH निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH की बात करें तो अब टेस्टोस्टेरॉन का रिलीज करवाएगा, है ना। LH, L फॉर LH, L फॉर लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स जो टेस्टिस के हैं उसे टारगेट करके टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करवा रहा है, क्योंकि लीडिंग सेल्स में ही बन रहा था कोलेस्ट्रॉल से। अब इसी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन खुद अपने सेक्रीशन को कंट्रोल कर लेता है। अगर ये ज़्यादा बन रहा है तो खुद ही वो जी हाइपोथैलेमस पे ये सिग्नल भेजेगा कि बस और मत बनाओ। देन फीटस में क्या फंक्शंस होते हैं टेस्टोस्टेरॉन के, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन असाइन करना। जो वुल्फियन डक्ट है उसका डिफरेंशिएशन करवाता है। ठीक है, जब डिसेंड ऑफ टेस्टिस चल रहा होता है तो ये वुल्फियन डक्ट बहुत काम आता है। वुल्फियन डक्ट से जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो डेवलप होता है। ठीक है, इसका रोल है डिसेंड ऑफ टेस्टिस करवाना, और वुल्फियन डक्ट को डिफरेंशिएट होने में उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा, टेस्टोस्टेरॉन उस पर एक्ट करके उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहेगा। ठीक है, तभी एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डेवलपमेंट होगा और टेस्टिस का डिसेंड होगा। अब जब बर्थ हो चुका है और प्यूबर्टी भी आ गई है लेट्स से, तो पेनिस की ग्रोथ करवाई जाएगी, स्क्रोटम की ग्रोथ करवाई जाएगी थ्रू टेस्टोस्टेरॉन, और जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी भी ग्रोथ होती है। ऑनसेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, लाइक डीपनिंग ऑफ वॉइस, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, मुस्टैच एंड बॉडी हेयर। मसल मास और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, तो इंक्रीज हो जाती है लिबिडो एंड मैस्कुलिन बिहेवियर। ग्रोथ स्पॉट का मतलब होता है कि एक टाइम से जैसी प्यूबर्टी हिट करती है तो हाइट इंक्रीज हो जाती है ना, वो हार्मोनल है सब कुछ, वेट हाइट वगैरह ये सब में इंक्रीज। अब एडल्ट्स में क्या कर रहा है ये, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है, एसेसरी ग्लैंड के सेक्रीशन और लिबिडो को कंट्रोल कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, मसल मास, बोन मास, एरिथ्रोपोइसिस की RBC की प्रोडक्शन में भी टेस्टोस्टेरॉन का रोल होता है। अब मेटाबॉलिज्म, बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट करता है ये हार्मोन, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म। एना मीन्स मैंने कई बार बताया, आना, किसी चीज़ का आना, फॉर्म हो जाना, तो प्रोटीन को बनवाना इस बाय टेस्टोस्टेरॉन। BMR को इंक्रीज करता है, BMR की बायोकेमिस्ट्री से डेफिनेशन सबको पता होगी, है ना। एरिथ्रोपोइसिस को भी एडल्ट में भी बढ़वाता है, ये भी मेटाबॉलिक इफेक्ट है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। जब टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी होती है मेल्स में तो प्यूबर्टी ढंग से नहीं आ पाती, लेट आती है, डिलेड प्यूबर्टी, इससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ढंग से डेवलप नहीं हो पाते, इनफर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हाइपर सेक्रीशन हुए तो भी हार्मफुल है, कम सेक्रीशन हो तो भी हार्मफुल है, सही लेवल पर होना चाहिए इसका सेक्रीशन। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ये क्या होता है, अर्ली प्यूबर्टी, पहले ही आगे टाइम से, इसमें एक्ने भी बढ़ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है।
ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसको एज अ थेरेपी में दिया जाता है जब एनीमिया है अगर, ठीक है, जब हाइपोगोनाडिज्म है अगर, जब गोनाड जिसका कम सेक्रेशन कर रहे हैं, या फिर एनीमिया की दिक्कत है तो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करवा रहा था ना, इसलिए दिया जाता है। अब इसका ये भी हमें बताना चाहिए, वी शुड बी अवेयर कि इसका मिस यूज़ भी किया जाता है। अभी एनाबॉलिक है तो स्टेरॉइड्स जिम वगैरह में होते हैं और उसमें टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, तो कितने हार्मफुल हैं ये हमें पता है। इससे गुस्सा आने लग जाता है, जो भी अपने आप को इंजेक्ट करे उनका लिवर खराब हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को देख लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसको अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, अब माइटोसिस चलेगा। बेसिकली जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, उनमें माइटोसिस होगा। देन वो स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और बी। ठीक है, इनमें माइटोसिस हुआ, डिप्लॉयड है दोनों। माइटोसिस के बाद क्या बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो अभी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन फेज बोला। माइटोसिस में डिवाइड होंगे बेसिकली, पर क्रोमोसोमल नंबर हाफ नहीं होता, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ। कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ठीक है, कैसे हुआ ये, नेक्स्ट फेज बोल दिया हमने, ग्रोथ का फेज है। क्यों है ग्रोथ फेज, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट। स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज होता है, तभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट कर जाते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिफरेंशिएट एज इन अब उनका फंक्शन है कि वो अलग अलग में डिवीजन करेंगे। तो कुछ टाइप वाले उन्होंने डिवाइड कर लिया, मतलब डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर लिया बेसिकली, पहले खुद को अपना साइज बढ़ा के, एनलार्ज होके। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट अब हो चुके हैं, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ माइटोसिस हुआ और ये वाले बन गए एनलार्ज वाले। अब फाइनली क्या होगा, मैच्योरेशन का फेज आएगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा। मियोसिस 1 होता है, देन मियोसिस 2 भी होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मैच्योर होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फाइनली स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। ठीक है, मियोसिस पहले तो 1 हुआ, मियोसिस 1 में 1 से 2 बने। अब विच इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 में रिडक्शन हो गया क्रोमोसोम नंबर पे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड हैं। सेकेंडरी के नाम में तो 2 आता है, इससे याद रखना कि 2 बनते हैं, 2 बने हैं तो एक का ही, ये जो 2n है वो 1 में स्प्लिट हो गया, तो मियोसिस 2 होगा अब, विच इज इक्वेशनल डिवीजन। हैप्लॉइड से कम थोड़ा करेंगे, n/4 थोड़ा कर सकते हैं। तो स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में ये फर्क होता है कि स्पर्मेटिड अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए होते। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि बेसिकली इनका स्पर्मेटिड्स का मैच्योरेशन होगा, इनमें बेसिकली साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम थोड़ी कम की जाएगी, और अब होगा कि बेसिकली टेल बनाएंगे, है ना, और एक्रोसोम वगैरह, उसमें ये सब पूरे रिएक्शंस वगैरह होंगे, और इसमें से स्पर्मेटोजोआ फाइनली बनाया जाएगा, इसमें कन्वर्जन होगा। ठीक है, इसको तो बोल दिया हमने स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद जो स्पर्म बनेगा उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं हेड, नेक, मिड पीस और टेल में। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, है ना, ये सबको याद होगा। यहाँ पर हेड में एक्रोसोम जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं बेसिकली, जो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगी, बेसिकली ओवोनियम की जो वॉल है उसको ब्रेक डाउन करवा के स्पर्म की एंट्री अंदर करवाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम है। नेक्स्ट नेक, यहाँ पर न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड है, जिसका फाइनली जो मर्ज करता है ओवोनिया के न्यूक्लियस से, वो वाला प्रेजेंट है, हैप्लॉइड वाला। ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स में भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, वही यहाँ पर कैरी ऑन हो गया।
अब स्पर्म को पूरे थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्विम करना होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मोटिलिटी के लिए प्रेजेंट है। टेल, अब उसको मूव करना है अगर, तो टेल के थ्रू वो स्विम करेगा स्पर्म। क्योंकि यहाँ पर एक्सोनीम प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन मोटिलिटी। ये सेल चैप्टर में होता है ना, इफ यू रिमेम्बर 9+2 इसकी अरेंजमेंट। ठीक है, अगर स्पर्म का डेवलपमेंट कंप्लीट होना है ना, तो उसको बेसिकली स्विम करने में ही, बेसिकली थ्रू आउट द ट्रैक वो जो सीक्वेंस होती है स्पर्म के रिलीज की, उसमें ही इतने वो जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, लाइक रेटेड एस्टेस एंड ऑल। तो कॉइलिंग की वजह से ही क्या होता है कि स्पर्म को पूरा मूव करने में, बाहर निकलने में, डेवलप होने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, कि अराउंड 64 to 72 डेज फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। क्योंकि ये बेसिक फैक्ट सबको पता होगा है ना 8th क्लास से, कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर बॉडी से रिक्वायर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना बहुत ही एसेंशियल है, इसलिए स्क्रॉटम बाहर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। टेम्परेचर तो हो ही गया, अगर किसी को फीवर है या टाइट क्लोथ्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है कि कम हो जाए। क्रिप्टोकाइडिज्म तो कंडीशन ही है जिसमें डिसेंट खराब हो रही है, एनाटॉमिकल कंडीशन जो है ना, कि एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम से ही सही से डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं हो पाया, ठीक है, तो ये लोग स्टेराइल होते हैं। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टॉक्सिन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। माल न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें पता है उसमें अच्छे से फ्रक्टोज और अलग अलग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ होने चाहिए, विटामिन्स, उनकी डेफिशिएंसी हुई तो भी अफेक्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई एंडोक्राइन हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं अगर किसी इंडिविजुअल में, लाइक LH-FSH के लेवल्स लो हैं, टेस्टोस्टेरॉन के लो हैं, तो भी, ठीक है। वेरिकोसील इन्फेक्शंस, कोई ट्रॉमा, बेसिकली अगर स्क्रोटम के अंदर की ना वेन्स एनलार्ज कर रही हैं, तो या तो कोई सेप्टिक शॉक वगैरह है अगर किसी को, या फिर ट्रॉमा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, मैंने बताया था ये जो हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है, बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है, कन्वर्जन। सबसे पहले तो GnRH LH को भी सिक्रीट करता है, इसके अलावा ये इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ FSH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी सिक्रीट करवा रही है। तो FSH क्या करता है, FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, okay, it acts on Sertoli cells। FSH सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा, उससे क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प मिलती है। ये जो प्रोसेस था कन्वर्जन ऑफ दिस टू एन एक्चुअल स्पर्म, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प मिलती है। और हमें पता है कि सेक्रीशन जब हो रहा था तो जो सर्टोली सेल्स थे वहां पर ही कोलेस्ट्रॉल का टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्जन हो रहा था, और रिलीज भी फिर वहीं से हो जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म में था, है ना। तो इट रिक्वायर्स FSH, ठीक है, ये देख लिया, LH,
ये दोनों क्या है, बेसिकली गोनाडोट्रोफिन्स हैं बेसिक, और ये फीमेल्स में भी इनका इक्वली इम्पोर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर कुछ और प्रोसेस करवा रहे हैं, बट यहाँ पर इनका फंक्शन अलग है। जैसे फीमेल्स में अभी मैं बताऊंगा LH सर्च कॉजेज ओव्यूलेशन, है ना। टेस्टोस्टेरॉन की तो काफ़ी रिक्वायरमेंट है ही, देख लिया है ना। LH का फंक्शन भी हमने चेक कर लिया है। L फॉर LH, मैंने L फॉर लेडिक सेल भी बताया था, है ना। लेडिक सेल से ये फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवा रहा है। एंड्रोजन का रिलीज लेडिक सेल से करवाता है। ठीक है, मैंने बताया कि लेडिक सेल्स से ही, लेडिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन में। क्योंकि सर्टोली सेल्स तो मैंने आगे उल्टा नहीं बोला है ना, ठीक बोला था। सर्टोली सेल्स तो नर्व सेल्स होते हैं। तो ये रही हार्मोनल रेगुलेशन। FSH सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये, ठीक है। और इनहिबिन होता है। इनहिबिन बेसिकली इसका वो नेगेटिव फीडबैक लूप एनेबल करने में इनहिबिट कर देता है इसकी एक्सेस सिक्रीशन, पिट्यूटरी को बेसिकली टारगेट करके, है ना। यहाँ पर S आ रहा है तो S फॉर सर्टोली सेल्स याद रख लेना। यहाँ स्टार्टिंग में L आ रहा है तो लेडिक सेल्स। टेस्टोस्टेरॉन का यहाँ पे सिक्रीशन लेडिक सेल में ही बन रहा था। और FSH का नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल। क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो ये कई बार MCQ में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है, मियोसिस से तो 4 ही बनते हैं ना। ये इतनी बेसिक नॉलेज आएगा सबको होगी, है ना। क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया थे डिप्लॉयड, फिर इन्हें कुछ ने 2 टाइप के थे, कुछ ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर। फिर स्पर्मेटिड्स बने हैं ना यहाँ पर। ल्यूमन के अंदर बेसिकली स्पर्म का जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल्स में, और वहीं से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और फिर स्पर्म हेड जो एम्बेडेड है, ठीक है, अब उसको रिलीज होना है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला था, स्पर्मिएशन। बेसिकली ये NCERT में दिया हुआ था 12th क्लास वाली, 11th आई मीन, है ना। तो ये प्रोसेस हो गया स्पर्मिएशन का। उनके जो हेड एम्बेडेड था स्पर्म का इनटू सर्टोली सेल्स, फिर वो रिलीज हो जाता है वहां से। नाउ लेट्स मूव टू फीमेल वाला पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये सबको पता है 28 डेज की होती है। इनके फर्स्ट 5 डेज इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मतलब जैसे ही एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई तो दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी तो इनिशियली होगा क्या, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनल लेवल अभी कम है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में हार्मोन्स का लेवल कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, जो इनर लेयर होती है जहाँ पर ये इम्प्लांटेशन होता है, उस लाइनिंग में ब्रेक डाउन आ जाएगा, वो लाइनिंग टूट जाएगी। रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस इन द मेंस्ट्रुअल फेज। अभी तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियल साइकिल यूट्रस में चेंजेस देख रहे हैं हम, एक साथ पैरेलली ओवेरियन साइकिल्स देख रहे हैं। ठीक है, फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है ये प्रोसेस, मतलब सेकेंडरी oocyte वगैरह पूरा बनेगा, वो सब फॉर्मेशन वाला प्रोसेस चल रहा है ओवरी में। तो फर्स्ट 5 डेज में देयर इज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट था तो वो टूट जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो अब क्या होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक होगी ड्यू टू लो हार्मोन के लेवल्स, तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी लाइनिंग की, जिससे ब्लड निकलेगा। तो इसलिए क्योंकि मेंस्ट्रुएशन से यही दिमाग में आता है ना, ब्लड रिलीज, तो मेंस्ट्रुअल फेज यही हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट ये फॉलिकल ग्रोथ, ये सबसे पहले तो इनिशियली मेंस्ट्रुअल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन हो गया, या तो हो सकता है वो पहले ही डीजेनरेट कर गया हो, या तो अब बाद में करे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर द शेडिंग बेसिकली जो फॉलिकुलर जेनेसिस है वो अच्छे से चलेगा, फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स, और मैच्योर करेंगे। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा है, फॉलिक मेल्स में भी हमने देखा था फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहा है, स्टिमुलेट करता है उनको। तो फर्स्ट 14 डेज में तो यही होगा कि फॉलिकल्स कन्वर्ट होके जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब फिर अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेंगे। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल कंप्लीट्स इन द अराउंड 14th डे। ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन ग्राफियन फॉलिकल। सारे फॉलिकल्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज आया था, इसमें हार्मोन्स का लेवल यहाँ पर दिख रहा है हमें कि कम है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, इंक्रीज होते होते फिर ओव्यूलेटरी फेज तक बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। एलएच का बिल्कुल सर्ज ही आ जाता है ना, हाई लेवल शूट कर जाता है बिल्कुल। एफएसएच भी पीक पर आ रहा है अपने यहाँ पर, ऑलमोस्ट ईस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पीक पर है ना। तो इन तीन हार्मोन्स की पीक की वजह से ओवम का रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस 14th डे पर हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 14th डे पर ही हो, बेसिकली अगर 28 डेज की है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसके हाफ 14th पर होगा। तो कैलकुलेशन भी इसकी कई बार आ सकती है एमसीक्यूज में। तो मतलब उसमें जो साइकिल की ड्यूरेशन है, लेट्स से किसी में 30 डेज की है, तो उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस करने के बाद फाइनली जो आएगा वो है डे ऑफ ओव्यूलेशन। सो x माइनस 14 होता है, फिर x इज द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने डेज हैं। ओडी लिख रहा हूँ, ओव्यूलेटरी डे या ओव्यूलेशन वाला डे। तो एफएसएच पर डिपेंडेंट था ग्रोथ और मैच्योरेशन फॉलिकल्स का। ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, अब क्या हो रहा है, प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन मतलब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगा, रीजनरेट करेगा, टूटी है ना लाइनिंग तो डिवाइड करके सेल्स को एंडोमेट्रियम की लेयर दोबारा से बनानी है, उसका फॉर्मेशन करना है। कि ये तो हो गया हमारे कि यूट्रस में क्या चल रहा है। अब फॉलिकल्स में क्या चल रहा है, ओवरी में मैच्योर हो रहे हैं फॉलिकल्स, है ना। ग्राफियन फॉलिकल का 6 से 13th डे तक, जब ओव्यूलेशन होनी है उससे एक दिन पहले तक पूरा ग्राफियन फॉलिकल रेडी हो जाता है, मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। कि एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा था, फंक्शनल लेयर एंडोमेट्रियम वो टूट गई थी क्योंकि लो लेवल से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। अब डिवीजन होगा, बेसिकली शेड हुई है लेयर तो रीजनरेट भी तो कर रहे हैं उसे। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, इट टेक्स प्लेस अंडर द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो यही अब इसका लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट अब 14th डे से पहले थोड़ी पीक अटेन हो जाती है। तो ग्लैंड्स इंक्रीज देयर लेंथ। ठीक है, इट इज अ साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग ओवरी एंड एंडोमेट्रियम, ये सबको पता है ना। ओवेरियन साइकिल होती है और एक एंडोमेट्रियल साइकिल होती है। अब 13th डे तक क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है, फॉलिकुलर जेनेसिस चल रहा है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वो ओवम रिलीज हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, और फिर ओव्यूलेटरी जो डे ऑफ ओव्यूलेशन है बेसिकली 14th डे,
इट इज कॉज ड्यू टू द LH सर्ज, LH का लेवल इंक्रीज कर जाता है, बिल्कुल पीक अटेन हो जाएगी जिसकी वजह से LH सर्ज आ रहा है। ठीक है, ये रहा पीक और ओव्यूलेशन होगी इसकी वजह से। ये प्रोलिफरेटिव वाले टाइम पे एंडोमेट्रियम थिक थी, तो अब ओव्यूलेशन हो रहा है 14th डे पे अगर 28 डेज की साइकिल है तो GnRH यहाँ पर भी वो सेम हार्मोनल रेगुलेशन है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल इंक्रीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से FSH फॉलिकल स्टिमुलेट करवाता है और फॉलिकुलोजेनेसिस ग्रोथ करवाता है, मैच्योरेशन करवाता है फॉलिकल्स की। ठीक है, अब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, द फॉलिकल्स नाउ सिक्रीट द एस्ट्रोजन, द राइजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इससे क्या होगा, FSH अगर बहुत ज़्यादा लेवल पहुंच चुका है तो FSH को इनहिबिट कर दिया जाएगा, खुद ही ये एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे देगा कि सही लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो सस्टेन्ड हाई एस्ट्रोजन, इट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक फॉर LH सर्ज। ठीक है, पहले एज यू कैन ऑब्जर्व एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, इससे सिग्नल जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ने का, तो पहले एस्ट्रोजन बढ़ा देन LH बढ़ा और LH सर्ज की वजह से ही ओव्यूलेशन हो पाया। तो अराउंड लाइक ग्रेटर देन 2 पिकोग्राम पर ml इतने कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन की इंक्रीज होने पर ही LH सर्ज का फीडबैक गया, LH सर्ज से ओव्यूलेशन हुई और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ल्यूटियम मींस येलो, तो येलो दिख रहा है हमें, है ना। क्यों हुआ है, क्योंकि फॉलिकल्स का रप्चर हुआ ओव्यूलेशन के टाइम पर। ठीक है, और ये जो क्या बना है इसके बाद, कॉर्पस ल्यूटियम, LH सर्ज 14th डे पे होगी तो ओव्यूलेशन हो गई है, ओवम सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन का अब इंक्रीज होगा। अभी तक देख सकते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। अब इसका लेवल यहाँ पर इंक्रीज होगा क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुकी है, उसके बाद ये पीक आएगी कि प्रोजेस्टेरॉन की पीक आएगी थ्रू कॉर्पस ल्यूटियम जो बनेगा। इसके लिए जब oocyte निकल चुके, कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करना। ठीक है, बेसिस ऑफ ओव्यूलेशन कैन बी प्रेडिक्टेड, LH के लेवल वगैरह को चेक करने से। मेंस्ट्रुअल साइकिल की और क्या एप्लीकेशंस हैं, इंटरकोर्स कब किया जाए, बेसिकली जब मैंने कैलकुलेट करना सिखाया -14 करके, उससे डे ऑफ ओव्यूलेशन को प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, और तभी बेसिकली स्पर्म अराउंड 2 डेज तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, हार्मोन्स से कॉन्ट्रासेप्शन जब करवाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन तो ऐसा कर देते हैं कि ये हार्मोन्स में डेविएशन आ जाए तो मेंस्ट्रुअल तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी और फिर कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, बेसिकली सस्टेन नहीं कर पाएगा वो फीटस। क्योंकि IVF में इसके फेजेस काफ़ी ज़रूरी हैं पता होना। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रेगुलेशन, बेसल बॉडी टेम्परेचर देख लेते हैं। तो फॉलिकुलर फेज तक तो नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना टेम्परेचर था। अब ओव्यूलेशन के बाद ना, एज यू कैन ऑब्जर्व ओव्यूलेशन हो रहा है तो साथ में बॉडी टेम्परेचर में राइज आ रहा है। ठीक है, फिर लूटियल फेज में जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है तो ये स्टेबल यहाँ पर है कुछ टेम्परेचर। तो सेक्रीटरी फेज में हो क्या रहा है, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करती है अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए। ये एंडोमेट्रियम ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि वहाँ पर स्पर्म आएगा और फिर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा और इम्प्लांटेशन होगी, पर एंडोमेट्रियम की जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं हो पाती, इसकी वजह से वो शेड हो जाती है, वेस्ट हो जाती है।
सेक्रीटरी फेज देख लेते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट कर रहे हैं ना प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली एंडोमेट्रियल थिकनिंग करवा देता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवा दी है अब इसने, क्योंकि एंडोमेट्रियम को लगता है कि अब वहां पर इम्प्लांटेशन होगी, तो वो प्रिपेयर्ड रहती है पहले से। ये ग्लैंड्स बिकम कॉइल्ड एंड सेक्रीट ग्लाइकोजन, बेसिकली सारी वो तैयारी करी जा रही है कि इम्प्लांटेशन होगा, बट होता है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, सो हार्मोन्स का लेवल इस वजह से कम हो जाता है। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में ये लिखा था कि मेंस्ट्रुअल फेज में हार्मोन्स का लेवल कम था, इसलिए ये शेड हुई थी लाइनिंग। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्टेरॉन निकालने वाला, तो कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन, ये वाइट वाला कॉर्पस एल्बिगन्स बना रहा है। एल्बिगन्स इज बेसिकली वाइट कलर्ड, एल्बिगन्स बन गया इसमें। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज यहीं से स्टार्ट होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, हार्मोन लेवल कम हो जाता है और फिर शेड हो जाती है लाइनिंग। और शेड कब नहीं होती, बेसिकली जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है। क्योंकि सेक्रेटरी फेज में जो प्रोजेस्टेरॉन है उसने एंडोमेट्रियम को, एज यू कैन सी, काफी थिक कर दिया आफ्टर द ओव्यूलेटरी डे 15 से 28 के बीच में। तो अराउंड 0.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरॉन के बाद इस ल्यूटियल फेज में। तो वो नॉर्मल है, इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है टेम्परेचर राइज को। ठीक है, विड्रॉल ऑफ हार्मोन्स लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल फेज तब आता है जब लेवल कम होगी। सेक्रेटरी फेज में इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर रहती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना। ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, यू शुड नो दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड होते हैं, बैरियर मेथड्स हैं, IUCDs हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, हार्मोनल मेथड्स, और सर्जरीज भी की जाती हैं। ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर था, ये रिमेंबर उसी से रिलेटेड है सब कुछ। ये नेचुरल मेथड सोलली बेस्ड है पीरियोडिक एब्सटिनेंस में, जस्ट ऑन द फैक्ट कि कुछ पीरियड्स में देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो नेचुरल मेथड्स में जब फर्टाइल पीरियड है, बेसिकली पीरियड के जब जिस पीरियड में एब्सेंस हो गया ओवम का, जिस पीरियड में ओवम प्रेजेंट नहीं है, तब होगा इंटरकोर्स, इसमें अवॉइड किया जाता है बेसिकली फर्टाइल पीरियड में, जिसमें नहीं होगा वहां पर इंटरकोर्स किया जाता है। और जब फर्टाइल पीरियड होगा, ओवम का रिलीज होगा लाइक अराउंड 10 to 17th डे ऑफ द 28 डे साइकिल, तो उसमें इंटरकोर्स नहीं किया जाता। या फिर ऐसा करते हैं कि कोइटस इंटरप्टस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स अगर हो भी गया, तो विड्रॉल ऑफ मेनिस हो जाएगा बिफोर एजैकुलेशन, ताकि स्पर्म का रिलीज हो ही ना। ठीक है, एक होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशन एब्सेंट होगी, एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन 6 months तक आफ्टर पोस्टमार्टम, आफ्टर प्रेगनेंसी। जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है तो एमेनोरिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन में 6 months तक ही हो, या फिर हर डेज में सबकी साइकिल 28 डेज की हो, या फिर इसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। और इस टाइम पर भी एजैकुलेशन में कई बार प्री एजैकुलेटरी फ्लूइड भी निकल जाता है, जिस विच कंटेन्स स्पर्म्स, तो फेलियर रेट हाई है। वैसे इसमें कोई कॉस्ट वगैरह खर्चा नहीं हो रहा, तो और नेचुरल है। क्योंकि इसके अलावा बैरियर मेथड्स होते हैं, बेसिकली सोल प्रिंसिपल यहाँ इसका ये है कि स्पर्म और ओवम के बीच में बैरियर लगा देना है, दोनों को मिलने से रोकना है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों के होते हैं कॉन्डम्स, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इस वजह से स्पर्म आएगा ही नहीं। डायफ्राम और सर्वाइकल गैप्स होते हैं, जो सर्विक्स को कवर कर लेते हैं बेसिकली फीमेल के,
सर्विक्स को कवर कर लिया, और वहाँ पर इसके साथ साथ यूजुअली स्पर्मिसाइडल जेली भी लगाई जाती है, ताकि अगर आए भी बाई चांस तो उसकी डेथ हो जाए। स्पर्मिसाइड्स बेसिकली ऐसे केमिकल्स हैं जो स्पर्म को मार रहे हैं, लाइक नॉक्सिनॉल 9, जो कि मोबिलिटी को खराब कर रहा है या फिर किल भी कर सकता है। इनके बैरियर मेथड्स इजीली अवेलेबल, रिवर्सिबल है, मतलब एक बार यूज करके उसे फेंक सकते हैं। नो हार्मोनल साइड इफेक्ट्स, ये हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर इनकरेक्टली यूज किया जाए तो इफेक्टिव ये नहीं हो सकते। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना इज कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करते हैं। ये बैरियर मेथड्स के एग्जांपल हो गए डायफ्राम विद स्पर्मिसाइडल जेली, है ना। इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर वाले ऐसे डिवाइसेस फीमेल्स फिट करवाती हैं जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, जैसे कॉपर टी, CUT, जिसमें बेसिकली ये कॉपर आयंस को रिलीज करता है और कॉपर आयंस स्पर्म की मोबिलिटी को खराब कर देते हैं। स्मॉल प्लास्टिक का डिवाइस है जो यूट्रस में लग जाता है डायरेक्टली। ठीक है, ये डिवाइसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन मेडिकेटेड, या तो मेडिकेशन हो उसमें कोई दवाई के साथ ले, है ना, जैसे लिपीज लूप, या फिर नेचुरली कॉपर बेयरिंग है, तो कॉपर आयंस इज टॉक्सिक फॉर स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन इनहिबिट हो जाती है और इम्प्लांटेशन फिर नहीं होगा। तो ये हाईली इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, अराउंड 5 to 10 ईयर्स चलेगा अगर एक बार फिट करवाया गया तो। बट इससे ब्लीडिंग काफ़ी आ जाती है उस फीमेल को जिसने लगवाया है, क्रैम्प्स आ जाते हैं इनिशियली, इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं, बट दैट इज रेयर। एक्सपल्जन और परफोरेशन, मतलब होल्स वगैरह डेवलप करना इन द वजाइना। कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स, ये कॉन्ट्रासेप्शन के इंडिकेटर्स क्या हैं? वजाइनल ब्लीडिंग होगी, यूट्रस एबनॉर्मल होगा, प्रेगनेंसी अगर आ जाए ना, तो मतलब ये फेल हो रहा है डिवाइस अगर प्रेगनेंसी आ जाती है। ठीक है, अब स्टरलाइजेशन, जब मतलब स्टरलाइज करवा लेना खुद को स्टेराइल इंडिविजुअल में जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टरलाइजेशन में वेसेक्टोमी होती है और ट्यूबेक्टोमी होती है। सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। स्टरलाइजेशन में गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट बेसिकली ही नहीं हो पाएगा, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही गैमीट नहीं पहुंचेगा। पहले ही हमने जो स्पर्म का पाथवे होता है, जैसे जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, तो वो इजैकुलेटरी डक्ट तक उसको पहुंचने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये परमानेंट हाईली इफेक्टिव है। ठीक है, डेली एफर्ट्स की कोई नीड नहीं है इसमें, ये इरिवर्सिबल है। एक बार कोई ये करवा ले बेसिकली, कट करके सीजर से उसमें नॉट बांध दिया जाता है जो डक्ट वगैरह है, तो सर्जिकल रिस्क है, नॉट फॉर यंग पीपल। क्योंकि हार्मोनल मेथड में बता देता हूँ, ओव्यूलेशन को ही रोकना होता है इसमें बेसिकली, या फिर सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स में म्यूकस नेचुरली प्रेजेंट होता है उसको थिक कर देंगे, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। इट इज़ हाईली इफेक्टिव, रेगुलेट करता है ये साइकिल को। इम्प्रूव डिसमेनोरिया, मतलब एक्ने वगैरह, तो हार्मोन से ट्रीट किया जाता है उसको। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो भी ये हेल्प करता है, इससे फीमेल को हेडेक, वेट गेन, ये सब होगा। ठीक है, इसके लिए कंप्लायंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज़ भी फिट करवा सकते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करे। तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं।
और बैरियर मेथड्स में यू शुड नो कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। ओके, और ये जो डिवाइस लगवाते हैं उसके लिए ट्रेन इंडिविजुअल डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं स्टरलाइजेशन बता रहा था जिसमें कटिंग एंड टाइंग होती है वास डिफरेंस की। ठीक है, तो वास डिफरेंस को काट दिया, वास एक्टोमी, एक्टोमी इज सर्जरी है ना, वास डिफरेंस की सर्जरी कर दी, उसको काट के उसको टाई कर दिया और ये परमानेंट होता है। हार्मोनल मेथड भी मैंने अभी बताए जिसमें पिल्स दी जाती हैं, या तो पिल्स प्रोजेस्टेरॉन वाली होंगी या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्स होंगी। जैसे सहेली एक पिल हमने पढ़ी थी है ना एनसीईआरटी में, इंजेक्टेबल्स इंजेक्ट कर दी जाएंगे जिसमें हार्मोन्स होंगे है ना, इम्प्लांट्स फिट किए जाते हैं, पैचेस होते हैं, वजाइनल रिंग आती है, इनहिबिट कर रहे हैं ओव्यूलेशन को ही, या फिर सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देते हैं टू मेक एंडोमेट्रियम हॉस्टाइल अनसूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये हाईली इफेक्टिव है। ठीक है, डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो है वो कम भी हो सकती हैं, उसके लिए भी ये हार्मोनल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। एक्ने को रिड्यूस कर रही हैं, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर रही हैं क्योंकि म्यूकस लाइनिंग थिक हो जा रही है। ठीक है, ये इसके बार साइड इफेक्ट्स मैंने बता दिए थे है ना, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी होता है, मूड स्विंग्स आते हैं ज़्यादा, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर ये फेल हो जाए तो प्रेगनेंसी, थ्रोम्बोलिक डिजीज। ठीक है, एम्बोलिज्म बेसिकली क्लॉटिंग चलेगी विच इज हार्मफुल, और HTN होता है विच मीन्स हाइपरटेंशन, और प्रॉब्लम आ जाती हैं लाइक हाइपरटेंशन से ही क्लॉटिंग वाली। स्मोकर्स में काफ़ी हार्मफुल होते हैं हार्मोनल वाले। क्योंकि स्टरलाइजेशन मैंने बताया था अभी, वासेक्टोमी कवर हो गया लाइक कटिंग एंड टाइंग ऑफ वास डिफरेंस। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब बटोटाई किया जाता है जिससे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो अगर दो बच्चों के बीच में गैप करना है तो सर्जिकल मेथड हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ओरल पिल्स की मैं बात कर रहा था, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं है ना, और या तो एक हो सकता है, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं और 21 डेज के लिए दी जाती हैं, और 7 डेज का गैप होता है। 7 डेज का जो गैप होता है उसमें फॉलिक एसिड के टैबलेट्स वैसे ही दे देते हैं। प्लेसीबो इफेक्ट मतलब कि ब्रेन को ऐसा ना लगे कि कुछ दिन मैंने और दवाई नहीं ली, ये क्या हो गया एंड ऑल, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा लगे जिससे कि हेल्प मिल रही है। तो आयरन है ना, ये वाली टैबलेट्स दी जाती हैं। मिनी पिल्स आती हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, ओनली प्रोजेस्टेरॉन, ये कि सिर्फ सिर्फ म्यूकस को थिक कर रही हैं। जब लैक्टेशन कर रही है मदर तो तब भी ये देना सूटेबल होता है। ये ट्यूबेक्टोमी हो गई है ना, फेलोपियन ट्यूब को काट दी जिससे ओवम यहाँ पर एम्पुला तक पहुंच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। अब इमरजेंसी पिल आती है। ठीक है, एज अ डॉक्टर यू शुड नो दिस, लेवोनॉर्जेस्ट्रल। ठीक है, ये इसकी हाई डोज होती है प्रोजेस्टिन की, तो ये ओव्यूलेशन को prevents and delays ovulation if used within 72 hours of unprotected sex। तो अगर कोई फीमेल ऐसी कंप्लेंट लेके आती है तो देन यू कैन रिकमेंड दिस मेडिसिन। ये तब हेल्पफुल है जब ओव्यूलेशन ऑलरेडी ना हुआ हो। ओव्यूलेशन को फर्दर ये रोक देंगे, और जिससे कि स्पर्म क्योंकि 2 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो स्पर्म उस टाइम पर मर जाएगा। इमरजेंसी के लिए कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर यूज ऑफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, ये मैंने बता दी पिल, लेवोनोजेस्ट्रल 1.5 मिलीग्राम की होती है इसकी एक डोज।
इसके अलावा यूलिप्रेस्टल एसिटेट भी होती है, विच इज 30 मिलीग्राम, यूज विद इन 120 आवर्स। ठीक है, ओव्यूलेशन को डिले करती हैं टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। एबॉर्शन में हेल्पफुल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ओव्यूलेशन अगर पहले ही हो चुकी है तब तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। तो सारे मेथड्स कवर हो गए, बट कोई भी मेथड 100% इफेक्टिव नहीं होता है ना। तो कॉन्ट्रासेप्शन और एसटीडी से प्रोटेक्शन, कॉन्डम्स कर रहे हैं इसमें हेल्प। चॉइस ऑफ मेथड, एज, हेल्थ, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरेंस, मतलब जैसे कुछ मेथड्स परमानेंट भी थे जैसे सर्जिकल वगैरह, है ना। अब इंडिकेटर्स ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुई तो उसकी क्या इंडिकेशन है कि ओव्यूलेशन हो चुकी है एक फीमेल में। ठीक है, मैंने बताया था ऑलरेडी, बेसल बॉडी टेम्परेचर में राइज आएगा अराउंड 0.5 डिग्री सेल्सियस जब ओव्यूलेशन हो चुकी है तब। तो एक फॉर्निंग पैटर्न होता है, बेसिकली सर्वाइकल म्यूकस है ना, उसको स्लाइड पर रख के ऑब्जर्व किया जाता है। तो जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है ना, तो उसमें ये क्रिस्टल टाइप फॉर्मेशन हो रही है अराउंड ओव्यूलेटरी पीरियड। पॉजिटिव फॉर्निंग टेस्ट आता है जिससे इसके अंदर एस्ट्रोजन ने ये क्रिस्टल्स टाइप बनवा दिए हैं। म्यूकस का टेस्ट है बेसिकली, ये म्यूकस में पैटर्न्स का एनालिसिस है। ओव्यूलेशन में एलएच सर्ज हो जाती है, सबसे पहले एलएच का लेवल पर हाई आएगा, ओव्यूलेशन हो चुकी है इसका मतलब है ना। सर्वाइकल म्यूकस चेंज हो जाएगी, ये चेंजेस थिकन हो जाएगी वो, है ना, और क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे करती हैं मेथड जो कि सर्वाइकल म्यूकस को काफ़ी ज़्यादा थिक कर देते हैं टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, है ना। बट इसमें नॉर्मल रहेगी म्यूकस, फॉर्निंग पैटर्न ऑब्जर्व होगा, बेसल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, दिस विल बी द न्यू नॉर्मल, इंक्रीज्ड अराउंड 0.5 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा क्या होता है, ठीक है, यू शुड ऑल्सो नो दिस कि बेसल बॉडी टेम्परेचर पूरे ल्यूटियल फेज में हाई रहेगा, सिर्फ ओव्यूलेशन तक ही नहीं। प्रोजेस्टेरॉन जब कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा तो तब भी ये लेवल बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा। और मिटल स्क्मर्स होता है। मिटल स्क्मर्स का मतलब है कि कुछ फीमेल्स को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्डोमिनल पेन फील होता है, विच इज ड्यू टू फॉलिकल रप्चर। फॉलिकल जब रप्चर होते हैं, ओव्यूलेशन हो रही है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं, उस साइड निकलता है तो ओव्यूलेशन है वो, है ना। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस काफ़ी एब्डोमिनल पेन फील होता है, दैट इज मिटल स्क्मर्स। ठीक है, अब कॉर्पस जब ओव्यूलेशन हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन विल बी हाई पोस्ट ओव्यूलेशन ऑब्वियसली, है ना। अभी सर्वाइकल म्यूकस से रिलेटेड एक और टर्म है स्पिन बकेट। स्पिन बकेट का मतलब होता है लाइक इसकी एबिलिटी टू बी थ्रेड लाइक, या फिर स्पिन होना, मतलब उसको कितना हम घुमा सकते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, ऐसे कितना स्पिन कर सकती है म्यूकस, तो उससे उसकी डेंसिटी, थिकनेस वगैरह वो आइडिया लगेगा। अगर स्पिन बार होगी, नॉट स्पिन बार इज प्री ओव्यूलेटरी, है ना, ओव्यूलेशन से पहले म्यूकस अलग होगी, जब ओव्यूलेशन हो रही है तो म्यूकस में चेंज आते हैं। तो थिक से ज़्यादा फिर ये क्लियर हो जाती है। पहले थिकनिंग तो बिफोर ओव्यूलेशन हुई थी, ओव्यूलेशन के बाद वो थिक से क्लियर और वाटरी हो जाती है, तो स्पिन बोले ना तभी स्ट्रेचेबल बन जाती है, जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए। अगर वो थिक और स्कैंटी हुई तो स्ट्रेच नहीं हो पाई, तो मतलब उससे पता चलेगा कि स्पर्म उसी पे चिपक जाएगा वरना, है ना। ठीक है, मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन मैंने बता दिया था ऑलरेडी। मिडल स्क्मर्स, माइल्ड यूनिलैटरल लोअर एब्डोमिनल पेन, मिड साइकिल में ओव्यूलेटरी फेज में, है ना, मिडल में आता है ना 14th डे पे, ड्यू टू फॉलिकुलर रप्चर एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। प्रोजेस्टेरॉन राइज होता है पोस्ट ओव्यूलेशन, तो ऑब्वियसली उसका लेवल सीरम में इंक्रीज हो जाएगा हम 3 मिलीग्राम पर मिलीलीटर से।
तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल को थिकन करता है, इट प्रिवेंट बेसिकली प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इसका लेवल कम हो जाता है और मेंस्ट्रुअल फेज दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इंडिकेटर्स हो गए एलएच और एलएच ज़्यादा होगा, म्यूकस क्लियर वाटरी और स्ट्रेचेबल होगा, फॉर्निंग पैटर्न सॉल्ट लाइक appearance is seen in dried mucus in the microscope, rise by 0.5 or 0.3 degrees Celsius and it is sustained during the luteal phase, body temperature का rise है ना। पेन भी हो सकता है, मिटल्स मर्स, प्रोजेस्टेरॉन का राइज। Ovulation occurs around 14th day with plus minus 2 days, एक दो दिन के अराउंड आगे पीछे हो सकता है। फर्टाइल विंडो होती है जब ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले तक टू 1 डे आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के अगले दिन तक भी फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगी। तो नो सिंगल इंडिकेटर ऑफ ओव्यूलेशन इज 100% एक्यूरेट। बेसल बॉडी टेम्परेचर ये सब राइज कर जाता है ना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, फर्टाइल विंडो की आइडेंटिफिकेशन के लिए ओव्यूलेशन का डे है ना इम्पोर्टेंट होता है। तो मोस्ट फर्टाइल डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन इटसेल्फ। फैमिली प्लानिंग इन सब के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन प्लान करने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। इनफर्टिलिटी को चेक करते हैं कि बेसिकली ओव्यूलेटरी इंडिकेटर्स हैं, अगर ये सब नहीं हुआ बॉडी में, अगर हमने टेस्ट वगैरह करवाया म्यूकस का या फिर एलएच के लेवल्स को नोटिस करवाया है ना, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को देखा, तो उससे पता लगेगा कि इंडिविजुअल इनफर्टाइल है। ल्यूटियल फेज में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड स्पेसिफिक, टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है, ये सब म्यूकस मॉनिटरिंग, ये सब बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग, ये सब काफ़ी नॉन इन्वेजिव टूल्स हैं। कोई बॉडी में इन्वेजन नहीं हो रहा, पैथोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं हो रही। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन बेसल बॉडी टेम्परेचर को मैंने बोला चेंज कर देता है, तो इट इज थर्मोजेनिक हार्मोन। कैसे कर रहा है बेसिकली, इसके पीछे का एंडोक्राइन बॉडी में से हाइपोथैलेमस का एक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन के डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन के बाद ये इंक्रीज हुआ था लेवल। थर्मोजेनिक हार्मोन इंक्रीजेस द बेसल बॉडी टेम्परेचर बाय, कैसे करता है ये बेसिकली बाय रेजिंग द हाइपोथैलेमस से ही टेम्परेचर जो सेट किया गया था, ये हाइपोथैलेमस से ही न्यू नॉर्मल बनवा देता है उसको, इंक्रीज वाले को ही बॉडी नॉर्मल कंसीडर करती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन आफ्टर ओव्यूलेशन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, इंक्रीज इन द टेम्परेचर सेट पॉइंट। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है, सेट टेम्परेचर जिससे इंक्रीज हो जाता है और एलिवेटेड रहता है। सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो लगता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो इंडिकेटर ऑफ ओव्यूलेशन है ये, है ना। ल्यूटियल फेज में कोई अगर डिफेक्ट है और एडिकेटली काम कर रहा है उससे ये पता लगता है। तो लो ल्यूटियल फेज बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज में सजेस्ट डिफेक्ट, कि अगर नहीं बढ़ता टेम्परेचर तो डिफेक्ट है कोई ना कोई। फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेजर करने के लिए हेल्पफुल है। फैमिली प्लानिंग में भी है ना, नेचुरल मेथड टू आइडेंटिफाई फर्टाइल एंड इनफर्टाइल डेज। फर्टाइल डेज का पता लग जाएगा, जैसे टेम्परेचर फीमेल बताएगी कि मेरा इंक्रीज हो गया, देन फैमिली प्लानिंग होगी। फर्टाइल विंडो टिल द डे बिफोर ओव्यूलेशन, ये थर्मल शिफ्ट से पहले भी फर्टाइल होती है विंडो। इनफर्टाइल आफ्टर 3 consecutive हाई टेम्परेचर्स, तो वो इनफर्टाइल पीरियड होता है। मतलब 3 बार अगर लगातार चेक किया गया टेम्परेचर हाई, एक बार तो ओव्यूलेशन में होगा, पूरे ल्यूटियल फेज के राउंड होगा, देन थर्ड टाइम नहीं होता फर्टिलाइजेशन पर, क्योंकि ओवम तक वो बार बार कॉर्पस एल्बिगन्स में ल्यूटियल का एल्बिगन्स में कन्वर्शन हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल शेडिंग हो जाती है उस टाइम तक। तो इसको काफ़ी अदर इंडिकेटर्स से कंबाइन करें तो हेल्पफुल होता है। कि ये चार्ट तो हमने देख लिया, ये कैसे हो रही है हाइपोथैलेमिक एक्शन। हाइपोथैलेमस पर प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज किया कॉर्पस ल्यूटियम ने, है ना,
टेम्परेचर सेट पॉइंट इंक्रीज हो गया, then there was increase in the temperature. So that's all for this chapter from my side. Thank you.